सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का जो है सब्जेक्ट चल रहा था और आज का हमारा कंटिन्यूएशन में टॉपिक चल रहा है। बस इन वीडियोस को जो है मैं डाल अलग अलग रहा हूँ। आज का टॉपिक रहने वाला है रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। हाई कोर्ट का इसके अंदर बातचीत होगी। देखते हैं क्या। देखो, सबसे पहले कह रहा है द वर्ड रिट लिटरली मीन्स द रिटन कमांड इन द नेम ऑफ सोवरन। मतलब कि कौन हो सकता है सोवरन? स्टेट कोर्ट हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी रिट का मतलब एक रिटन कमांड तुमने दिलाई है किसको? किसी स्टेट को, किसी सोवरन को जो हमारा को चला रहा है, स्टेट कोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इशूड टू ऑफिशियल और अदर पर्सन एंड डायरेक्टिंग हिम टू एक्ट और अब्स्ट्रेन फ्रॉम एक्टिंग इन सम वे। तो रिट का मतलब सिंपल ये हो गया कि किसी भी सोवरन को या किसी भी पर्सन को किसी काम को करवाना या उस काम को करने से रुकवाना। उस चीज़ को जो तुम कहते हो उसे रिट कहते हो। मतलब इसके थ्रू तो है तुम कराओगे, रिट डालोगे, उसके बाद जो है किसी से काम कराओगे या किसी को काम करने से रुकवाओगे। ठीक है, बड़ा आसान हो गया। इट हैज़ कन्फर्ड पावर्स ऑफ इशूइंग रिट टू द सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32 एंड ऑन ऑल हाई कोर्ट बाय आर्टिकल 226। अब सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल हाई कोर्ट को लिखा है इसने। बड़ा आसान है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है यहाँ पर इंडिया में। अब आगे की बातें अलग है कि ये कुछ कह रहे हैं ब्रांचेस खुलेंगे, अब वो केस अलग रहेगा कि उसमें क्या होगा, वो आगे की आगे देखी जाएगी। अभी फिलहाल एक ही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, और ऑल हाई कोर्ट का मतलब हर एक स्टेट के हाई कोर्ट अलग हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पावर आर्टिकल 32 के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के, और हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट को यह है पावर आर्टिकल 226 के अंडर है। अब आर्टिकल 32 डील्स विद द रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, कह रहा है जो भी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के केस होंगे, मतलब कि फंडामेंटल राइट तुम्हारे किसी ने भंग कर दिए, कुछ कर दिया, तो वो जो है तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंदर। ठीक है, और आर्टिकल 226 कन्फर्स द पावर ऑन द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज द अदर राइट। सुप्रीम कोर्ट के पास तुम बड़े मैटर के लिए जा सकते हो, सिर्फ बड़ा मैटर इन द सेंस कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट जो है किसी ने भंग कर दिए, उसको तुम्हें एनफोर्स कराना वो, या फिर तुम हाई कोर्ट में जा सकते हो इस चीज़ के लिए भी, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने भी जा सकते हो, या फिर कोई और अदर रिट भी जो है इसके अंदर तुम डाल सकते हो। तो मेनली सुप्रीम कोर्ट बड़े कामों के लिए है, और जनरली बता रहा हूँ मैं, और हाई कोर्ट जो है वो इसके लिए भी कर सकते हो हाई कोर्ट में, और अदर रिट्स के लिए। अब क्या है ये देख लेते हैं। देयर आर 5 क्लासेज ऑफ रिट्स। पहले हमने पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करा हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा डिटेल में नहीं। 5 क्लासेज ऑफ रिट्स जो है हमारे यहाँ पर हो गई हैं। पहली, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? इट मीन्स दैट यू हैव द बॉडी वाइल द ओरिजिनल एक्सप्रेशन हेबियस कॉर्पस एंड जब सब जिसेंडम, मतलब कि SUBJICIENDOM मीन्स दैट यू हैव द बॉडी टू सबमिट और आंसर। मतलब क्या हुआ? It is meant for getting a person released when he has been detained unlawfully by an authority or has been detained without any legal requirement. बहुत आसान हो गया। हेबियस कॉर्पस के रेट आप तब लगाओगे जब किसी को पुलिस ने ऐसे ही पकड़ लिया है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न। उसको रीज़न नहीं बताया, ये भी तुम्हारा राइट है उससे रीज़न पूछना है कि क्यों तुम मुझे जो है पकड़ के लेकर जा रहे हो। तो डिटेन कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उसको जो है तुमने छुड़वाना है बंदे को, हेबियस कॉर्पस के रेट लगा दो कि इसने जो है विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीज़न जो है इस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है। एप्लीकेशन मे बी मेड बाय एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द लिबर्टी ऑफ द डिटेन्ड विदाउट अनरीजनेबल डिले। तो कोई भी जो है बंदा, थर्ड पर्सन आकर जो है ये, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो जेल में ही बैठा है, वो कैसे लगाएगा ये रिट की पिटीशन हेबियस कॉर्पस की? तो उसके बिहाफ पे कोई और लगा सकता है जो भी उसमें इंटरेस्टेड हो। जनरली घर वाले लगा देते हैं। ऑर्डिनरीली अ रूल निसी, मतलब कि टू शोज कॉज, इज इशूड बाय द कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अगर तुम जैसे रेट लगाते हो हेबियस कॉर्पस की, तो उसके इसमें जो है कोर्ट जो है सबसे पहला इशू क्या करेगी? ये नहीं सीधा छोड़ देगी उसे, सबसे पहले वो पुलिस को ये कहेगी कि निसी, मतलब कि टू शो कॉज, रूल ऑफ निसी लगा देगी, NISI, मतलब टू शो कॉज। कॉज बताओ, अगर कॉज वैलिड हुआ तो ठीक है भैया, ये तो कांड करा, इस तरह से तो पकड़ना पड़ेगा। अगर कॉज नहीं बताया, सही से नहीं बता पाई पुलिस, तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। सो डिसओबीडियंस टू रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अट्रैक्ट्स पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो अगर हेबियस कॉर्पस के रिट को पुलिस ने नहीं माना तो उस केस में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है पुलिस ऑफिसर कर बैठेगा, और उसके अगेंस्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर कार्रवाई चलेगी। दूसरी रिट, मैंडामस। ये क्या है? जनरल मीनिंग है इसका मैंडामस का, टू इट मीन्स अ कमांड। ठीक है, इतना समझ आ गया? इट मीन्स अ कमांड। इट इज दस अ कमांड issued directing any person holding public office under a government or statutory body or corporation etc in the interest of justice।
तो ये एक तरीके की कमांड हो गई किसके अगेंस्ट, मतलब किसको ये कमांड दी जा रही है, किसी भी बंदे को जो पब्लिक ऑफिस के अंदर है, मतलब जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, कुछ भी हो सकता है वो, और उसको अगर ये कमांड नहीं दी जाएगी तो जस्टिस डिफीट हो जाएगा। मतलब अगर आपका कोई, आप गवर्नमेंट के ऑफिस में गए, वहाँ पर आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप ये रिट लगा दो और उसके अंदर उसको, अगर आपको वो काम नहीं हुआ तो आपके साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आप ये लगाओ और उसे ऑर्डर दिलवा दो कि भाई ये काम जो है तू कर, नहीं तो फिर मेरा जस्टिस डिफीट हो रहा है या मेरा काम रुक जाएगा आगे। So it is issued only when there is a specific legal right but not specific legal remedy to enforce that right। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है इसने कि मैंडामस के रेट वहीं पर लगा सकते हो जहाँ पर स्पेसिफिक लीगल राइट इशू बन रहा है तुम्हारा, मतलब स्पेसिफिक लीगल राइट जो है तुम्हारा भंग हो रहा है, ये नहीं कि लीगल रेमेडी भंग हो रही है जिससे तुम उस राइट को एनफोर्स कराओगे, ठीक है, समझ आ गया। तो लीगल राइट जो है तुम्हारा वहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। It lies for the performance of public duties which are not discretionary and compel public officials to perform such public duty. So it does not lie against the president of India or the governor of the state or exercise of their duties and powers। तो president of India या governor of the state के अगेंस्ट जो है तुम ये वाले रेट नहीं लगा सकते, बाकी जितने भी पब्लिक ऑफिसर वगैरह हैं उनके अंदर तुम ये रेट लगा सकते हो उनके अगेंस्ट, ठीक है। तीसरी आ जाती है सर्शियरी रेट। ये क्या है जी? It may be issued to any judge, magistrate or person of body or authority vested with a judicial or quasi-judicial function। ठीक है, तो कोई जहाँ पर जुडिशियल फंक्शन जो आ गया है वहाँ पर ये वाली रेट लगती है, तो हमें क्लियर हो गया इस लाइन से। इट मे बी इशूड वेयर द अथॉरिटी हैज़ ईदर नो जुरिडिक्शन और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन। दोनों केस के अंदर ही जो है तुम ये वाले रेट लगा सकते हो, जहाँ पर किसी भी जज के सामने या क्वासी जुडिशियल कोई भी बंदा है जिसको मिली हुई है पावर, उसके सामने तुम्हारा अगर ये केस चल रहा है और वो उस केस को एंटरटेन करने के उसमें है ही नहीं, उसके पास वो एंटरटेन करने का केस है ही नहीं पावर, या उसके पास वो नहीं कर सकता ऐसे केस को, मतलब जैसे 1 करोड़ की लिमिट थी, तुम्हारे 2 करोड़ का केस है और वो एंटरटेन कर रहा है, वो क्या केस सुन रहा है, वो नहीं कर सकता वो, ठीक है। तो या फिर एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन है कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसको जुरिडिक्शन दे दी, उतनी जुरिडिक्शन नहीं देनी चाहिए थी। सो नो रिट ऑफ सर्शियरी कैन लाई अगेंस्ट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के अगेंस्ट जो है सर्शियरी नहीं लाई होती है, सिर्फ जो है जुडिशियल फंक्शन करने वाले लोगों में, जैसे जज हो गया या क्वासी जुडिशियल वाले हो गए, इन्हीं के अगेंस्ट कर सकते हो तुम, किसी जो लॉ मेकर्स हैं उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। सो द रीजन फॉर इशूइंग दिस रिट आर फॉर द करेक्टिंग द एरर्स ऑफ जुरिडिक्शन कमिटेड बाय द इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जनरली ये छोटी कोर्ट के अंदर ये वाली रिट डलती है कि भैया इनके पास इतनी पावर है नहीं और ये केस सुन कैसे रहे हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए इसका पर्पज़ है, किसका? सर्शियरी का। और चौथी रिट आ जाती है हमारे पास प्रोहिबिशन। ये क्या है? कह रहा है इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रिवेंटिंग द लेटर ऑफ अपसर्पिंग जुरिडिक्शन विच इज नॉट लीगली वेस्टेड इन इट। मतलब दिस रिट इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। मतलब कि उनके वहाँ पर भी जो लीगल जुरिडिक्शन नहीं थी वो उसके लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये लगाएगी, प्रोहिबिट कर देगी छोटी कोर्ट को, वो प्रोहिबिशन के अंदर आएगा, ठीक है। अब क्वो वारंटो आखिरी हमारी 5वीं हो जाएगी। इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इंक्वायरी इनटू लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम विच अ पर्सन असर्ट टू एन ऑफिस और फ्रेंचाइजी एंड oust him from such position if he has मतलब उसके पास वो काम करने की पावर नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है वहाँ बैठ के। मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ भी समझ लो यार, कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, हाइपोथेटिकल सिचुएशन उठा लो कि जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, वो आया नहीं है, छुट्टी पर है, और उसने कहा कि यार उसने अपने बेटे को बिठा दिया या भाई को बिठा दिया कि चल यार तू बैठ जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तू बैठ के संभाल, और उसे कुछ आता है नहीं, तो कायदे से उसे संभालना चाहिए था, या फिर वो छुट्टी ले ले, लेकिन नहीं, वो अपने सोच रहे कि यार मेरी छुट्टी ना मारी जाए, कुछ ना हो जाए, चला इसको बिठा देते, एक दिन में किसी को क्या ही पता चल रहा है। वहाँ पर लोग आए, उन्होंने अपने काम को कराने की कोशिश करी उस मैनेजर से, या फिर कुछ काम होगा, नहीं हो पाया, पता चला इसे तो आता ही नहीं है, तो है ही नहीं यहाँ पर, क्वो वारंटो की जो है तुम यहाँ पर डाल दो। द फंडामेंटल बेसिस इज दैट द पब्लिक हैज़ एन इंटरेस्ट टू सी दैट नो अनऑथोराइज्ड पर्सन अपसर्प अ पब्लिक ऑफिस। मतलब यही बेसिक इसका मतलब यही है कि पब्लिक को पूरा हक है जानने का कि भाई कोई भी एक अनऑथोराइज पर्सन आके बैठ के उनका काम नहीं कर रहा है, अथोराइज्ड है, क्योंकि भाई पूरे टेस्ट होते हैं वो देने पड़ते हैं, उसके बाद जो है तुम क्वालिफाई होते हो किसी पोजीशन के लिए। ऐसी थोड़ी हवा में उलते चढ़ते फिरते आ गए और बैठ गए और काम करने लग गए। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारी सारी रेट्स। अब जो है अगला सब्जेक्ट ही आया था लैंड लॉ, इसको तो है हम अगली वीडियो में कहीं और ही डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर जो है इस वीडियो को मैं यहाँ पर रोकता हूँ और ये सब्जेक्ट की जो हमारी ये वाली यूनिट हो चुकी है खत्म। तो चलिए जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं इसलिए कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिए क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपनी इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। एक बार मैं कॉल आउट दे देता हूँ यहाँ पर अपने यूजर नेम का ANDRO_GUY। ठीक है जी, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे को सर्च करिए और वहाँ पर आकर मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत करी जा सकती है। या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी का एक ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर मेरा नाम सर्च कर लीजिए प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम BBLLB के यहाँ सर्च कर लीजिए। मैं आ जाऊँगा और डायरेक्टली मेरे से कॉल के थ्रू जो है बातचीत कर सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है। सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूं वैसे ही। चलो जी, थैंक फॉर BBLLB, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। और जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो रही थी इसकी रिकॉर्डिंग की। चलो बाय बाय।